हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जियो क्लासिक पर। जैसा कि आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडियन जियोग्राफी हमारी चल रही है और बढ़िया एकदम सीरीज से चल रही है। ग्रेजुअली रूप से, क्रमिक तरीके से, ढंग से, कॉन्टिन्यूअसली लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास का 7वां लेक्चर है। आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय के बारे में बिना समय अपना खराब किए हुए। आइए देखते हैं। तो ये तो एक रफ डायग्राम है, कुछ आपको ज्यादा इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है। पहले समझिए, मैं आपको बता दूं, हिमालय का अध्ययन करने से पहले भारत को मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी फिजियोलॉजी कैसी थी। जो भी नए हैं फिर से एक बार जान ले, देख ले, कोई दिक्कत नहीं, आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, कैसे आप जानोगे फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया था हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के बाद सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ते? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ते। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यानी उत्तर भारत के मैदान पढ़ते। इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया। इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स। देन इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग लास्ट में आइसलैंड्स, तटीय मैदान, द्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत के मैदान और हिमालय। तो हिमालय ही भैया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो हम लोग हिमालय की ओरिजिन वगैरह सब पढ़ चुके हैं। ओरिजिन पढ़े हैं कैसे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी प्लस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन दोनों के माध्यम से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अल्फ्रेड वेगनर सर, अल्फ्रेड वेगनर। प्लेट टेक्टोनिक हैरी हैश, हैरी हैश, दोनों की है। इन दोनों के मतलब हेल्प से ओरिजिन ऑफ हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हिमालय के बारे में हम लोग एक्सटेंशन पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए हिमालय की स्टडी पूरी जो भी डालना, हिमालय की स्टडी करने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हिमालय को देखिए, एक हिस्से में तोड़ना आसान नहीं है। एक साथ पढ़ेंगे पूरा रायता फैल जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। उसको तोड़ करके पढ़ते हैं। तो हिमालय को हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। हिमालय, इसको मैं 5 हिस्सों में पढ़ाऊंगा आपको। 1 2 3 4 5। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिंदी में कहते हैं, लिखते जाइए साथ में। ट्रांस हिमालय के बाद पार हिमालय हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में ट्रांस या पार कुछ भी लिख लीजिए। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, है ना। और कौन सा बोलते हैं? महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद बड़ा, बड़ा है भाई, बड़ा बॉस है ये। महान हिमालय। इसके बाद मिडल हिमालय, मिडल हिमालय, या इसका एक और नाम देते हैं, चूंकि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पूरा विस्तृत है तो आप कह सकते हैं हिमाचल सीरीज, हिमाचल हिमालय। ठीक, 3 अभी हुए, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय। मिडल को मैंने क्या क्या बताया? मिडल को यानी मध्य हिमालय भाई, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कह सकते हो, हिमाचल हिमालय कह सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय अर्थात न्यूवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वतमाला की सबसे नई श्रृंखला और सबसे दक्षिणतम यानी सदर्न मोस्ट सीरीज ऑफ हिमालय
सबसे दक्षिणतम श्रृंखला हिमालय की शिवालिक हिमालय है। पांचवा सर कौन सा बना दिया आपने? अरे हमने नहीं बना दिया, भूगर्भ शास्त्रियों ने, जियोलॉजिस्ट ने बनाया। क्या बनाया? पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, हिंदी में यही नाम होता है। मैं एक बार हिंदी वाले नाम रिपीट कर देता हूं। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ग्रेट हिमालय को कहते हैं, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, वृहद हिमालय। मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय की अगर हम बात करें तो हिंदी में कहा जाता है, हिमाचल हिमालय को हिमाचल हिमालय कहेंगे, मिडल हिमालय यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक को शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय को पूर्वांचल हिमालय। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये अभी एक आपको ब्लूप्रिंट है, क्या बोलते हैं इसको? ब्लूप्रिंट, यानी रूपरेखा एक दिया है। अभी हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, 2 3 4 5। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब हेडिंग आप पहली डाल दीजिए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। हिंदी में क्या कहते हैं आपको मैं बता चुका हूं, हिंदी वाले भी लिख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय या जो ट्रांस हिमालय, एक ही बात होती है। बात करते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय को लेकर के, तो ट्रांस हिमालय को बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा हिमालय है और जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, इसके वजह से कुछ जो एक इसकी संरचना निर्मित हो रही है, क्योंकि आप देखोगे जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, यहां पे इसके दो जबड़े निकले हैं। जबड़े कौन से? शेर के जबड़े हैं, शेर, इंडिया के शेर। इधर देखोगे कैसा, इधर वाला जो कैनियन निकला है जिसका नाम कौन सा है? आपने दांत वाला नहीं पूछा है, क्या नाम बता दो पीछे वाला वैसे प्रीमोलर, मोलर होता है ना, तो अब पता नहीं मोलर प्रीमोलर, चौड़क या क्या चौड़क, बताना कमेंट में। सबसे किनारे वाले दांत कौन से होते हैं, मोलर या प्रीमोलर? ठीक। इधर वाला जो है अरावली पर्वत श्रेणी की जो चोटी निकली है, अरावली का इधर विस्तार है, पता है आपको। इधर पहुंचोगे शिलांग पठार, मेघालय, मेघालय वाला जो निकला है, शिलांग पठार और अरावली कुछ यूं निकले हैं, निकले हैं, बात मानते हो? ऊपर से हमारा हिमालय कुछ ऐसे ऐसे, बीच में क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लगाएंगे, इनके दबाव के चलते आप समझ लीजिए यहां पर केनाइन का निर्माण होता है, कैनियन जिसको बोलते हो, जिसको हियरपिन टाइप के गार्ज बन जाते हैं, जिसको इंग्लिश में जॉर्ज बोलते हो। इसी वजह से दो ठो जॉर्ज यहां निर्मित हैं, एक इधर जॉर्ज है, एक उधर जॉर्ज है, और कई जगह ऐसे जॉर्ज बने हैं। एक दबाव ये होता है, एक दबाव क्या होता है, नदियां आदिकाल से बहते हुए चली जाती हैं, तो उनकी वजह से लगातार निरंतर कटाव करती रहती है, मिट्टी चाहे जितनी बढ़ती चली जाए। तो वो हिमालय तो बढ़ता गया, मगर वो अपनी घाटी को गहरा करना नहीं छोड़ी। तत्पश्चात आज हम अगर हिमालय से ऊपर देखते तो उनको खाई दिखती है। गॉर्ज कैसा होता है आपको पता है? ये आई आकार की घाटी होती है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर ऐसे झांकोगे तो आपको लगेगा नदी तो यहाँ बह रही है, इसी को गॉर्ज कहते हैं। हालांकि ये सब बाद में बातें करेंगे, फिलहाल मैंने स्ट्रक्चर जब बता रहा था हिमालय की, तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं प्रेशर वेशर वाला एरिया। घबराना नहीं, ये प्रेशर वेशर थोड़ा, अब साइंस वाले स्टूडेंट हैं हम लोग तो थोड़ा दिमाग लगा देते हैं इधर उधर से, आपको आसान बना पाएंगे। ठीक, बाकी बात की बात है, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं, आपको समझाएंगे सब चीजें। इसी का इस्तेमाल करते हैं, डस्टर की कोई जरूरत नहीं। ट्रांस हिमालय आपने लिख लिया, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊंगा, या ट्रांस हिमालय में याद जोड़ लीजिए तो लिख लीजिए, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल, पूरी फिजियोलॉजी जितनी है, इसमें से अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, अर्थात ये जितना मैंने बताया है ट्रांस हिमालय वाला, ये पूरा हिमालय का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, और दक्षिण वाले तो मिला ही नहीं, अन्ना मुदाई और ये सब मुदाई सुदाई है ना, ठीक है। तो अगर खाली ये उत्तर पर्वतीय श्रेणियों की बात करें, अर्थात जिनकी लेंथ है 2135 मीटर से ऊपर, जो 2135 मीटर से ऊपर होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, चोटी,
यानी पर्वतीय क्षेत्र या पर्वत श्रेणियां कहेंगे। अब इनमें क्या होता है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.7%, 10.7% एरिया खाली ये पर्वतीय क्षेत्र कवर करते हैं। कौन? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। ये एक जर्नल डाटा है, आप लिखना चाहें इसको लिख लीजिए। 10.7% क्षेत्रफल में पूरे भारत के पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, यानी माउंटेन एरियाज होते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये तो बता दिया। अब उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या है, आपको पता है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा हूं। दक्षिण भारत में तो आप सह्याद्री चले जाओगे। सह्याद्री क्या होता है बाद में जानना, ठीक है। तो उत्तर भारत में पूरा हिमालय का जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है पूरी, यही उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी में पहला हिस्सा पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। अब आप स्वतंत्रता पूर्वक डाल लीजिए हेडिंग ट्रांस हिमालय। आइए जानते हैं ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व का है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, ट्रांस हिमालय। ठीक, ये आप देख लीजिए, हिमालय ये पहले ऐसे था, ये ऐसे हिस्सा है, लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय है, ये खोपड़ी देख रहा है ऊपर टुड्डी लगी, मुर्गे टुकड़ी ये क्या है, ये बहुत पहले की निकली है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि ट्रांस हिमालय जब हिमालय का हिस्सा नहीं है तो इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से नहीं हुआ है, अपितु, या हिंदी में और अच्छी हिंदी बोले बल्कि इसका निर्माण पहले से ही हो चुका था। अर्थात ये जो आपका ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। बोलो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ट्रांस हिमालय अब पूछा जाए आपका किसका हिस्सा है, हिमालय का है, कह दोगे नहीं है। इसी वजह से तो इसका नाम ट्रांस पड़ा। ट्रांस मतलब पहले का, प्राचीन है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये सारी बात आपको लिखनी है। दूसरी बात, इसका सटीक उदाहरण है कि इसी के क्षेत्र से 3 नदियां बहती हैं जो अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। नाम आप अभी खाली नाम लिख लीजिए, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों ही ट्रांस हिमालय क्षेत्र की हैं। ये पहले बहती, हिमालय के निर्माण से पूर्व की हैं, आज भी बह रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, आ रही ना? और यही गार्ज बनाती है, ये बहना छोड़ी नहीं, ये गार्ज बनाती है। अर्थात आप कह सकते हो कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर जो था इससे नहीं हुई है, बल्कि ये जब था तब भी टेथिस सागर था, और जब ये नहीं था है तब भी जो आपका मतलब टेथिस सागर नहीं है तब भी ये है। बात समझ में आ रही है? सीधे शब्दों में कहते हैं तो टेथिस सागर से आप कहा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नैरो इंक्लाइंड सी जिसको मैंने बोला था, एक समुद्र की पतली रेखा जो होती है वही टेथिस सागर थी। जब प्लेटें टकराई तो ये बंद हो गया और उठ करके पर्वत पठार बन गया, हिमालय बन गया, लेकिन उसके उत्पत्ति से पहले ट्रांस हिमालय था। बात आपको समझ में आ गई? ट्रांस हिमालय की मैंने अवस्थिति बता दी। अब ट्रांस हिमालय में ही आप अगली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? मैं इनके नाम लिख देता हूं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक, अब आप एक एक करके लिख लेंगे इनके बारे में। ये तीनों श्रेणियों के नाम लिख दें। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अगर हम एक बात इसमें मैप में भी दिखा दें, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। ये क्या है पहले इसको हटाओ। ठीक, ये आप देख पा रहे हो, ऊपर वाली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बात क्लियर है? एक और भी होती है, ये हिमालय वाली इधर पाई जाती है, इसको बोलते हैं कौन सी? ये कौन सी भाई, पता है आपको? कमेंट में बताइए। क्यों मैं बता नहीं रहा हूं? क्योंकि ये
तिब्बत के हिस्से में आता है? चलो बता देते हैं, कैलाश श्रेणी है। मुंह बना रहे जैसे, कैलाश श्रेणी ये है एक्चुअली काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, बट ये हमारा चीन में आ जाता है, तिब्बत में आ जाता है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। समझ रहे हैं? बस नाम जान लीजिए, बहुत है। तो आप लिख लीजिए। चलो मैं ये इसका भी बता देता हूँ। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ठीक, चारों श्रेणियों की मैंने बात करूंगा तो आप एक एक करके लिखिए। काराकोरम श्रेणी के बारे में पहले लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए काराकोरम श्रेणी, जो बोल रहा हूं लिखिए। काराकोरम श्रेणी पूरे भारत की सबसे उत्तरी चोटी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये देखिए काराकोरम श्रेणी है, मैं नाम लिख लूं, काराकोरम श्रेणी समूचे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। बात आपने लिख लिया। अब क्या है कि ट्रांस हिमालय के बारे में, अच्छा हाँ ये भी आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे चलता हूं, एक चीज स्किप हो गई है। ट्रांस हिमालय जो है वर्ष भर क्या होता है कि वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, यानी आइस से कवर्ड रहते हैं। तो यहां पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, वनस्पतियां हो नहीं पाएंगी, घास फूस नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं हो जाएंगे, तो यानी फॉरेस्ट लेस एरिया है ये। जब जंगल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बर्फ है, तो जाहिर सी बात है ग्लेशियर बहुत बनेंगे। इसी पॉइंट को जोड़ना है हमें कि काराकोरम श्रेणी पर बहुत ही मशहूर भारत के 4-5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर के नाम आप लिख लीजिए, ये बताना था। नाम मैं लिख देता हूं, ग्लेशियर जो पाए जाते हैं इस पर, जिनके नाम है, सबसे पहला जाना पहचाना नाम सियाचिन नाम। सब आपको लिखना है जितना बोलता जा रहा हूं। सियाचिन, बुयाफो, ये क्या है, बुयाफो, बुयाफो, हिस्पर, पार्टोरम, सियाचिन, बुयाफो, हिस्पर, पार्टोरम। पार्टोरम के बाद एक और आता है बाल्टोर, बाल्टोर, बाल्टोर के बाद एक और नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ससाइनी, ससाइनी। ठीक, ये आपको 5-6 ग्लेशियर याद रखने हैं, सियाचिन, बुयाफो, हिस्पर, पार्टोरम, ससाइनी और एक और बाल्टोर। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल या युद्ध क्षेत्र है, यानी इट इज द हाईएस्ट वर्ल्ड, हाईएस्ट वार जोन ऑफ द होल वर्ल्ड। समझ में आ गई? एंड यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यू नो वेरी वेल। 30 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर में, जहां सिर्फ सब कुछ बर्फ होता है, हमारे जवान गश्त करते हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए। उनको एक बार जोरदार सलाम और दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हमारे शहीदों को सादर नमस्कार। तो ये आपके हैं। और हाँ, एक और है ससाइनी। ससाइनी के बारे में आप लिख लीजिए, ससाइनी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्यों? सियाचिन नहीं है सर? नहीं, सियाचिन इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीन में भी आता है हिस्सा इसका, दैट्स व्हाई सियाचिन नहीं है। ससाइनी इंडिया में ही है, भले पीओके में, पीओके अपना ही है, अपना बिछड़ा हुआ यार है, ले लेंगे जब मर्जी चाहे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, उसके लिए अपना आर्मी बहुत है, निपटा देगा सर। आगे बढ़ेगा, ठीक, आगे देखिए। तो ये तो थोड़ा सा मैंने बता दिया इसके बारे में, ग्लेशियर ग्लेशियर के बारे में। दूसरी सीरीज कौन सी है? लद्दाख सीरीज। और लद्दाख में देख लेते हैं क्या। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय के अंदर है, उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी पूछा जाता है इससे एक सवाल, लद्दाख श्रेणी पर ही एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम क्या है? राका कोसी पर्वत शिखर। लद्दाख पर ही राका कोसी, राका कोसी पर्वत शिखर या पर्वत श्रेणी।
राकाकोसी पर्वत श्रेणी। ठीक, राकाकोसी पर्वत श्रेणी क्या है? राकाकोसी रेंज, माउंटेन रेंज जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेडियंट वाली जो आपकी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? राकाकोसी। अर्थात अगर आप ऊपर से किसी ठेल देना, ऊपर से धक्का निकल ले जा, तो वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते सीधे एकदम बॉटम में पहुंचेगा, टॉप से। बहुत ज्यादा इसकी जो है एंगल बहुत तगड़ा बना, करीब करीब 50-60 डिग्री का होना चाहिए बेंड में, तभी तो सब इतने ज्यादा लुढ़कता चला जाता है। समझ रहे होंगे आप। जास्कर श्रेणी में के ही पास में अब पूछा जाता है एक जिला है इसका, लेह। पहले जिला था 5 अगस्त 2019 के पहले, मतलब 31 अक्टूबर 2019 के पहले। अब क्या है? अब तो राजधानी भी है। तो लद्दाख की राजधानी लेह। लेह पूछा जाता है जास्कर श्रेणी के किस तट पर है? मतलब दाहिने हिस्से पर, बाएं? तो आप बताओगे बाएं हिस्से पर है। फिर एक और यहां से नदी निकलती है जिसका नाम आपको पता होगा, यहां पे आप जानते हो, एक है ग्लेशियर बोखरचू। बोखरचू, या कहीं कहीं इसका नाम और मिलता है सिंकाबाब। अब ये सब चाइना का नाम है, सिंकाबाब। सिंकाबाब। अब वो क्या करते हैं, नाम कैसे रखते हैं? जैसे मार्कर लिया, ऐसे मान लो प्लेट लिया, वो प्लेट चाउमीन खा रहे थे, प्लेट उनके हाथ से छूट गई। अब प्लेट छूट गई, आवाज छीन छान छीन, तो नाम रख दिए, उसी लड़के का नाम रख दिया छीन छीन छीन। समझे? वो ऐसे नाम रख देते हैं। तो इसी बोखरचू, अब अपने यहाँ ऐसा नाम रख दो, राम प्यारे नाम चट्ठा मार, तो बोखरचू। बोखरचू उनको बता दो क्या कहेंगे वो। खैर, इट वाज जोकिंग फनी। यहां से जो है नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से या सिंकाबाब ग्लेशियर से, जिसका नाम है, ये आप पहले नदी देखो फिर नाम बताते हैं। नदी का नाम है सिंधु नदी, आप सभी लोग परिचित होंगे। सवाल पूछा जाता है लेह जो है सिंधु के दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है? आपका सीधा जवाब आना चाहिए सिंधु के दाएं तट पर है। बात समझ में आ रही है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान से कट लेती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये बात की बातें हैं, सिंधु नदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा हूं। चलिए नीचे आते हैं। ट्रांस हिमालय में ये भी हो गई। इसके बाद बात करेंगे कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। कैलाश कहां पे? जास्कर बाकी है। जास्कर क्या है? सिंधु नदी के दक्षिण में, या यूं कह लीजिए लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय की अंतिम पर्वत श्रेणी या ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला क्या कही जाती है? जास्कर। ये है भैया जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है आपकी सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इन पर कई सारे दर्रे पाए जाते हैं, दर्रे का टॉपिक बाद में कराएंगे। बाकी ट्रांस हिमालय से इससे ज्यादा आपको कोई जानकारी नहीं याद रखनी है। हाँ, कैलाश श्रेणी जो है मैं बता चुका हूं, ये किसका हिस्सा है? काराकोरम श्रेणी का है, जो चीन के अंदर तिब्बत के पठार में आता है। स्क्रीनशॉट प्लीज टेक। ले चुके, रफ कर देते हैं इसको। इससे रफ करने में टाइम लगता है, जल्दी काम करिए। नहीं, आधे तो यही कह रहे होंगे वीडियो बड़ा लंबा पढ़ा देता है। अब बताओ, अब उनको पढ़ाओ तब भी दिक्कत है, साले ना पढ़ाओ तब भी दिक्कत। क्या चाहिए उनको, हमारे समझ में नहीं आता। 5 मिनट का देखेंगे और आधे घंटे 1 घंटे क्लास नहीं देख पाएंगे। और आपको बस सही बता दूं, 2 घंटे रजाई पड़े पड़े खाली टिकटॉक देखा था। टिकटॉक उंगली चल रही, किसका है? पढ़े हैं, ले 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 ये लड़की अभी बड़े ध्यान से समझ में आके अच्छी लगी तो लाइको दर देंगे। इनको टीचर का, मास्टर का सामने मेहनत कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, उसका चेहरा नहीं दिखता है कैसा सुंदर है कि बेकार है, कैसा भी है। मान लो बेकार है चेहरा, ठीक, लेकिन इतना बेकार नहीं है वो, फिर चेहरे से मतलब क्या यार, इससे मतलब है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे सुंदर किसी लड़की लड़के का चेहरा नहीं होता है। ये जो चीज़ है ये सबसे सुंदर होती है। तो इसके लिए लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा शर्म खाओ यार। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, आप तो अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। आइए दूसरी हेडिंग। तो हमारा भैया एक काउंटडाउन खत्म हो चुका है, ट्रांस हिमालय को हमने सल्टा दिया है। ग्रेट हिमालय हेडिंग डाल दीजिए बिना देर किए। ग्रेट हिमालय मैं लिख दूं, ग्रेट हिमालय, जल्दी जल्दी अपने हाथ नाम डालो। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के जो नाम है, अन्य नाम महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय
और कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। ये सारे नाम हैं, आप लिख लीजिए, मैं बार बार नहीं लिख रहा। ये इसका सबसे पहले मैं एक्सपेंशन की बात कर देता हूं, या एक्सपेंशन से छोड़ो, सबसे पहले इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका पहले चित्र में समझो। ये देखो ऊपर दिख रहा है ना, ये खजूर का डंडा लटका हुआ है, पूरा लाल 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 लाल, ये जितना क्षेत्र है यही है सारा, बात समझ रहे हो? ये पूरा क्षेत्र जो है यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक का पूरा हिस्सा है, ये पूरा आपका जो रेड कलर में बना हुआ है, ठीक, जो ड्रैगन की तरीके का, तो उस तरीके ये जो है ये पूरा आपका वृहद हिमालय है। पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर चित्र में एक एक चीज दिखाऊंगा जो दिखाने वाली होगी, जैसे बड़ी बड़ी चोटियां वगैरह है ना। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय सबसे पहले अगर इसकी हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं, एवरेज हाइट, क्योंकि यही तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट है इसकी 6100 मीटर। 6100 मीटर है एवरेज हाइट, यानी आप कह सकते हो भैया इससे ऊंचा कुछ होता नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची। अभी बात करते हैं, पहले समझो एवरेज हाइट। एवरेज अगर विड्थ की बात करें, एवरेज विड्थ, विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। ये औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई 90 से 120 किलोमीटर, काफी। इसके बाद एवरेज विड्थ हो गया। एवरेज विड्थ के बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन, यानी रेंज, रेंज एक्सपेंशन, या यूं कह लीजिए लेंथ, सीधी सी बात। लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर, काफी लंबा है। अब बात करते हैं ये कहां से कहां तक है, मैं इसको अलग दिखा रहा हूं, देखिए इतना है मान लीजिए। जब यहां से आप शुरू होते हो, अब उसको देखना छोड़ दीजिए, इधर देखिए, ये जो जगह है आपकी, इसका नाम है नंगा पर्वत। नाम ही है यार, नंगा माउंटेन। अब पता नहीं कौन रख दिया है लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं, इतनी हमारी हिम्मत नहीं है। आपको बदलना कुछ बदल दीजिए, आप ऐसा लिखिए नेक्ड माउंटेन। अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे? नेक्ड, ठीक, मैं लिख देता हूं नाम, नेक्ड, नेक्ड माउंटेन, नेक्ड माउंटेन, ठीक। लास्ट में नामचा बर्मा, नामचा, नामचा बर्मा जो है, नामचा बर्मा ये कहां पर है? ये एक्चुअली तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है, तिब्बत प्लस अरुणाचल। ये कहां नंगा पर्वत? जम्मू कश्मीर। ये इसका पूरा विस्तार मैंने बताया, ठीक। इसकी जो एवरेज हाइट है 6100 किलोमीटर है, यानी आप करीब करीब मान लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये मैंने डिस्टेंस पैमाना बनाया, ये हाइट हमने मान लिया, एक ये एवरेज 6100, 6100 मीटर। अब अगर कोई चीज 6100 मीटर है, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एक होती है हिमरेखा। आप इधर समझिए, हिमरेखा, हिमरेखा जो होती है, हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4400 मीटर, 4400 मीटर। हिमरेखा मैं यहां पे बना दूं तो हिमरेखा आपकी रही होगी कुछ इतनी, इतनी कितनी है ये मान लीजिए 4400 मीटर है। अब हिमरेखा क्यों बनाई गई? कहा जाता है कि हिमरेखा के ऊपर जो कुछ भी होती है वो पूरी बर्फ से ढकी रहती है, वहां पे सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अर्थात आप कह सकते हो इसकी ज्यादातर चोटियां जो हैं ये सब बर्फ से ढकी हुई हैं, और लाइट भी चली गई है। आगे कहानी रुक जाइए। तो भैया लाइट आ गई है, क्षमा कीजिएगा, अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, फिर से कंटिन्यू करते हैं, है ना, कुछ भूलिए नहीं। हिमरेखा 4400 मीटर ऊंचाई पर होती है, तो इसके ऊपर कहा जाता है कोई भी चीज होती है, कहा नहीं जाता, होता ही है। इसके ऊपर अगर ये रेखा है, इसके ऊपर कुछ भी है, सब बर्फ से ढका हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी जितनी भी चोटियां हैं लगभग सभी 6000 मीटर से ऊपर है।
अर्थात सभी वर्ष भर हिम आच्छादित रहेंगी। बात में तो क्लू मिल रहा है हमको। अब जब सभी वर्ष भर हिमाच्छादित रहेंगी, सभी सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो हम कह सकते हैं दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर मिलेगी। मिलेगी ना? अभी बताएंगे आपको टॉप 10 सबसे ऊंची चोटियां। ये तो हम आपको सिर्फ रेंज हमने बताई है, क्या क्या है। तो इस वजह से इस जगह यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती हैं। महान हिमालय इस वजह से इसका नाम पड़ा है। कोई ऐसे नहीं किसी को महान कह देता है, महान वाले कर्म है इसके, तब इसको महान कहा गया है। आइए मैं आपको बता देता हूं महान हिमालय की टॉप 10 बड़ी बड़ी चोटियां, या 10 बड़ी बड़ी चोटियां मैं बता दूं। 10 बड़ी चोटियां या पर्वत शिखर, कुछ भी आप कह दो, माउंटेन कह दो, सबसे ऊंचे ऊंचे। मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है 10 से ज्यादा भी हो जाए, है ना, घबराइएगा नहीं। सबसे ऊंची की अगर हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, हिंदी में यही कहते हैं एवरेस्ट ही। दूसरा कंचनजंगा, कंचनजंगा, अभी यहां बता रहे हैं फिर इसमें दिखाएंगे, कंचनजंगा। तीसरा मकालू, यार मकालू, मकालू के बाद मंसालू, मंसालू के बाद धौलाधार, धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा जय हो। अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद बंदरपुंज, बंदरपुंज, बंदर की पूंछ की तरह होती है लंबी लंबी। इसके बाद यमुना नदी यहीं से निकलती है बंदरपुंज चोटी से, बताएंगे आपको। बंदरपुंज के बाद आपकी नंदा देवी, बंदरपुंज, बंदरपुंज कौमेद आदि। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई। 8 बहुत है, अब ज्यादा याद न रखो, क्या दिक्कत है, खाली टेंशन लोगे। अभी हम बताएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब इसी में जोड़ देंगे, क्या फायदा, इतना बहुत है। टॉप 4 आपसे पूछी जा सकती हैं। एक 2 मतलब 4, 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, एक और अगर आप लिखना चाहें, नामचा वर्मा, नंदा देवी के पहले यहां पर आएगा नामचा वर्मा, अगर आएगो में लिखेंगे तो। वैसे आप एक और नाम ऐड कर लीजिए, नामचा वर्मा जरूरी है, नामचा वर्मा इसकी अंतिम ये। ठीक, अब हम 1 2 चोटियां इनके बारे में बता देते हैं। देखिए, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसको देखिए, माउंट एवरेस्ट है, अलग अलग नाम से कहा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका ले चुके, हमारी तौलिया जो भैया ले एक बार में सब साफ। आइए, माउंट एवरेस्ट, इसको दो चीजें कही जाती हैं। एक तो सागर माथा एक जगह कहा जाता है, सागर माथा, और एक जगह कहा जाता है चेमुलुंगमा, चेमुलुंगमा, चेमुलुंगमा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड, चेमुलुंगमा, ठीक है, चेमुलुंगमा, सागर माथा। पहले बात तो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें, देखो पहले क्या पढ़ते थे, 8848, फिर आया 8850, अब है 8852। यार ये कहां जा रहा है, ले आओ। तो
तो इसकी एवरेज अगर हम हाइट की बात करते हैं कितनी है, 8,852 मीटर भैया ऊंची है। दुनिया की सर्वोच्च चोटी, लिखो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा नेपाल में नाम है। यानी सागर का मत्था, जैसे तुम्हारे शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या, तुम्हारा मत्था, वैसे सागर का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या, सागर मत्था, अर्थात पर्वतों की देवी। इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्वतों की देवी, पर्वतों की देवी। चेमुलुंगमा ये तिब्बत भाषा का शब्द है, चाइनीज वालों का है। इसका अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताई हमने। बात आती है क्या भारत की, नहीं है सर, नहीं भैया, ये कहां है, नेपाल में है, नेपाल नेपाल नेपाल, समझ रहे हैं। ये एक्चुअली रियलिटी में नेपाल में स्थित है, अर्थात भारत की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है। सर भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें बताइए फिर, तो लिखो भारत की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी बताइए, आप ही बताइए, आपको पता होगा, जिसका नाम है काराकोरम शिरडी पर स्थित K2, K2। इसका और नाम गॉडविन ऑस्टिन। पूछ लिया जाता है किस श्रेणी पर है या कहां पर है, फ्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है आपकी K2, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गॉडविन ऑस्टिन। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, इस समय वर्तमान में कहां पर है, लद्दाख जिले में है, ये भी बात आप लिख लें, लद्दाख। अगर आपको काराकोरम श्रेणी के बारे में ही थोड़ा सा जानना हो, हालांकि और भी सिस्टम आएंगे तो बताएंगे, चलो यही बता देते हैं, बार बार की बात करो, थोड़ा सा ऊपर वाला रफ करना, ये कर देते हैं। सागरमाथा स्क्रीन शॉट लो पहले, जल्दी ले चुके होगे, अब इतना जल्दी जल्दी तो पढ़ा रहे हैं, कोई बात आपसे नहीं करते फालतू की, पढ़ाते हैं, इसमें भी टाइम बनाता, क्या करें। काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है ये कितना है आपको पता है, 600 किलोमीटर का है। आपका कहां से कहां तक है, जो है गिलगिट तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, जी हाँ, ये तो सब कुछ चल रहा है आपका, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक ठीक ठीक, हाँ ये भी सही है। मैं अगर काराकोरम का, चलो बता देता हूं, काराकोरम का विस्तार कहां तक है, काराकोरम श्रेणी जो है आपकी विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप लिख लीजिए, ये ऊपर आप देखते हैं पामीर नॉट है, पामीर का पठार, पामीर पठार से गिलगिट तक 600 किलोमीटर। पहले काराकोरम का नाम काराकोरम नहीं था, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो मैं बता दूं, इसका प्राचीन नाम था किशनगढ़, किशनगढ़। काराकोरम का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, किशनगढ़। इसी काराकोरम श्रेणी के पास आपका एक भारत का सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है, जिसका नाम है, सबसे उत्तरी बिंदु यानी उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट, जिसका नाम है क्या, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। आज इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको कभी नहीं मिलेगी। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल बात करते हैं क्या ये इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है, नहीं भैया, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, इसकी अलग विशेषता है। इसको जो है
सन 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में एक भारत के उस समय जो है मतलब कह लीजिए कि कोई गवर्नर थे, गवर्नर जनरल 12 में क्या चलता था, वायसराय चलता था। ठीक, तो वहां पर एक थे, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया, एल बर्ली, बर्ली साहब जो थे, बर्ली साहब, इन्होंने नाम दिया था इसको देवी लक्ष्मी के नाम पर इंदिरा कॉल दिया था, देवी लक्ष्मी के नाम पर इसका नाम इंदिरा कॉल रखा था, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की अगर लोकेशन की बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी पर लद्दाख जिले में मुझताक में स्थित है, मुझताक शहर लद्दाख में। ठीक, मुझताक नहीं मुझताक यहाँ पर शहर है लद्दाख में, तो उसका नाम है, और वहां पर आपका इंदिरा कॉल स्थित है। मैंने सारी बातें बता दी। वुलेनकिलिंग बर्ली ने जो है देवी लक्ष्मी के नाम पर 1912 ईस्वी में इसका नाम दिया था। बात समझ में आ गई है? ये काराकोरम के बारे में पूरी बात थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करने वाला था, ये तो ये थी अभी। लेकिन अगर आप कह लीजिए पीओके में है वर्तमान में, अब ये हिस्सा आप सभी को पता है ये पीओके वाला है, तो कह दो सर जी कितना घुमाओगे, पॉइंट पे क्यों नहीं आते हो? सीधे सीधे कहो जो भारत के स्वतंत्र भारत इस समय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ले चिल्लाओ, नहीं बता रहे। हाँ, इसको रफ करते हैं, हटा रहे हैं। ठीक, बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, गुरुजी क्या बताने लगे, क्या बता रहे थे। भैया ये सब तुम्हारे काम का है, सब यहाँ से सवाल ववाल बनते रहते हैं। परीक्षा में आ जाएगा बेमू ऐसे ताकोगे, मुस्ताक की तरह बेमुस्ताक बना दोगे, पढ़ो। ठीक, हाँ, मुंह अगर ताकना है तो फिर ना पढ़ो, और नहीं ताकना है तो फिर भैया पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना है तो आपको क्या है, समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए आपको क्या है, जो आप पढ़ रहे थे, अरे थोड़ा सा बाहर रोड वाले हैं, चलता है कोई नहीं। ठीक, अब हम बता रहे थे भारत की, यानी वर्तमान भारत की, वर्तमान या कह लीजिए स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया? वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जान लीजिए सिक्किम में स्थित कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। इस जगह पर, यह सिक्किम है, इस जगह पर स्थित है, एकदम बॉर्डर पे। ये क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है सिक्किम में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंचनजंगा, कंचनजंगा। अच्छा, काराकोरम की मैंने ऊंचाई बताई नहीं थी, तो लिख लो काराकोरम की हाइट जो थी 8611 मीटर। ठीक, और इसकी कितनी है? 8400 या 500 कुछ है, इसकी हाइट मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं याद है, भूल गया हूं। आप लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं भी पढ़ लूंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत की है वर्तमान समय में सबसे ऊंची। अगर पीओके सही देखेंगे तो ये दूसरी आती है, पहली कौन सी है? K2, ये फर्स्ट है। तीसरी कौन सी है? चलो तीसरी भी बता देते हैं, नंदा, नंदा देवी, नंदा देवी जो है ये तीसरी है। ये आपका वृहद हिमालय तक का मैंने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे आपको एक शब्द नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर खुशी से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, टेंशन लेके अब इसके आगे कोई टेंशन नहीं लेने का, सब सल्टा दिया। कुछ नाम बता देते हैं यहाँ पर जो मैंने बताए थे। देखिए माउंट एवरेस्ट इस जगह पर है, इससे पहले आपकी पड़ती है धौलाधार, यहां पे पड़ती है अन्नपूर्णा, यहां पे मकालू, मसालू, कंचनजंगा,
ये नाम देना पड़ेगा क्या? मसालू, मकालू, एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद धौलाधार, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उत्तराखंड में आ जाओ नंदा पर्वत, नंदा देवी जो भारत की थर्ड है सबसे ऊंची, नंदा देवी के बाद आगे बढ़ो बंदरपुछ, बंदरपुछ, यहाँ पे कौमेथ, सिक्किम वाली बताया कंचनजंगा, तो ये आपको मैप में बता दिया। नामचा वर्मा ये रहा, नंगा पर्वत ये रहा। भैया कोई डाउट है क्या? आज की क्लास में कोई डाउट है क्या? बोलो भाइयों बहनों, कोई डाउट है क्या? आवाज नहीं आई, डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट। आज की क्लास समाप्त होती है और हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो भैया हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, अब आपको कब अच्छी लगेगी ये मेरे को नहीं पता, हम तो अपना काम यार दिल से करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी दिल से क्या करिए, लाइक दबाइए, लोगों तक इसको पहुंचाइए और लोगों को जोड़िए। यह काम अब आपको करना पड़ेगा यार। एक काम करो, कौन सा तुमसे हम पैसा ले रहे हैं? नहीं, पहले 20,000 जमा करो तब पढ़ाएंगे। फ्री का माल दे रहे हैं और वो भी माल क्या है? एक नंबर, बेस्ट क्वालिटी, नो कॉपीराइट, सब कुछ ओरिजिनल। उसके बावजूद तुमको यार मजा नहीं आता क्या? थोड़ा करो हमारे लिए भी, शेयर वेयर करो, लाइक वाइक करते रहो, है ना? ठीक, मिले हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। शेयर कर देना।